नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, किसी मुल्क को आपने इस प्रकार से देखा होगा कि उसके ऊपर अटैक हो रहा हो और उसका विपक्ष या उसके यहाँ के लोग उसी देश के पीएम को या उस देश की सरकार को कोसने लगें, उसको नंगा करने लगें, उसकी पतलून उतारने लगें और उसको गिद्धों की बात ही उसको नोचने लगें, अपने रिलीजन को रोचने लगें, अपने धर्म के उनकी जो मतलब कहानियाँ हैं उनको नोचने लगें। तो ऐसा कहीं नहीं आपको इस तरह का देखने का मिलेगा। लेकिन एकमात्र अगर इस पृथ्वी पर कोई देश है तो वो है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के अंदर की कहानी ही कुछ और रहती है हमेशा, कि हमेशा जब जब भारत विपत्ति में आता है, यहाँ के कुछ बैठे गद्दार लोग, यहाँ की गद्दार पार्टियाँ हमेशा अपने ही देश के खिलाफ हो जाती हैं और जो दूसरे विदेशों की तरफ से जो प्रोपेगेंडा चल रहा होता है उसमें सम्मिलित हो जाती है, उसकी हवा में रह जाती हैं। कई बार ये जाने अनजाने में होता है, लेकिन कई बार ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड फंडिंग लेकर के बाकायदा ये किया जाता है, सत्ता के लालच में, सत्ता परिवर्तन के लालच में और अदर चीज़ों के लालच में। कई बार फंड पैसों के लालच में भी ये कार्य किया जाता है। और ये इतिहास हमारा खैर हिंदुस्तानी को आज का नहीं है, पुराना भी है। जब मुग़ल इस देश के अंदर में आए, आक्रमण किया, तो उस वक्त भी भारत के कई हिंदू राजा कुछ पैसों के नाम पर बिक जाया करते थे, कुछ उनकी तलवार के आगे डर के नाम पर मुग़लों के आगे सरेंडर कर दिया करते थे, और कुछ सत्ता लालच के लालच में कि भाई दूसरा राजा, मेरे पड़ोस का जो राजा है वो आगे ना बढ़ जाए मेरे हिसाब से, और मेरी हिम्मत उससे अकेले लड़ने की नहीं है, तो मैं इन मुग़लों का सहारा ले लेता हूँ। तो उन्होंने मुग़लों को एंट्री दी और अपने ऊपर बाप बना करके बिठाया, और उसी का नतीजा आज ये पूरी इनकी जड़ें जो फैली हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो इन्होंने तबाही मचाई मुग़लों ने आकर के, वो उसी का जीता जागता सबूत है। तो ये सदियों से होता आ रहा है कि भारत और भारत के लोग यहाँ के नमक तो खाते हैं बहुत सारे कुछ लोग, लेकिन हमेशा अपने सत्ता के लालच में या पैसे के लालच में या किसी और स्वार्थ ईगो के लालच में हमेशा दूसरों के साथ में आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन बाहर के यूरोपियन मुल्कों में ऐसा नहीं है। आप इजराइल का ताज़ा उदाहरण उठा लीजिए, वहाँ की सरकार, वहाँ का विपक्ष हमेशा सरकार के साथ खड़ा रहा बैठकर। हालांकि सरकार जब वो मुद्दा सॉल्व हो गया तो अब वहाँ का विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है और सत्ता परिवर्तन भी कर रहा है वहाँ पर। लेकिन जब उसको ज़रूरत थी उस देश को, तो उस समय पर उन्होंने इस तरह की घटनाएँ नहीं घटी। फ्रांस को देख लीजिए, फ्रांस में एक इंसिडेंट होता है, वहाँ सर कलम कर दिया जाता है, एक रिलीजियस मैटर वहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ जाता है और कई गल्फ़ कंट्रीज़ उसके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं फ्रांस के। लेकिन फ्रांस के लोग फ्रांस की सरकार के साथ खड़े होते हैं, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि वो आतंकवाद के खिलाफ था। लेकिन हमारे यहाँ तो चाहे कोई आतंकवाद के खिलाफ हो या किसी महामारी के लिए हो या कोई पाकिस्तानी मुल्क जैसा हमारे ऊपर पड़ोसी गिद्ध की तरह नज़रें गिरा के बैठा हो, चाइना हमारे सिर पर आगे बैठा हो, ये हमेशा उन्हीं के साथ, उन्हीं के प्रोपेगेंडा में शामिल हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे आज के विषय में, वो है चाइना को लेकर के। पूरे दुनिया को पता है कि चाइना से ही कोरोना नाम का वायरस निकला, और ये कोई प्राकृतिक रूप से नहीं बना, इसको बाकायदा बनाया गया। और ये एक तरह का आज की डेट में एक तरीका सा चाइना ने एक टेस्ट भी कर लिया है पूरे मुल्क के ऊपर। पहले जो लड़ाई लड़ी जाती थी ना, वो लड़ी जाती थी तोप गोलों से, हथियारों से, बंदूकों से, तलवारों से। धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ, पहले तलवारों से लड़ी जाती थी, भालों से लड़ी जाती थी, फिर ये बंदूकें आई, तोप गोले भी आए। लेकिन फिर और ट्रेंड चेंज हुआ, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, फिर ये और टेक्नोलॉजी के अंदर में आपके लड़ाकू विमान भी आए और चीज़ें भी आई। फिर उसके बाद में जैविक हथियार भी आए, जैविक हथियारों की भी लड़ाई लड़ी गई। उसके बाद एक और तरह की अटैकिंग दो देशों के बीच में लड़ी जाने लगी, वो थी कंप्यूटर को लेकर के, हैकिंग को लेकर के, साइबर क्राइम को लेकर के। इस तरह का क्राइम और इस तरह की अटैकिंग किसी कंट्री को बर्बाद करने के लिए, वहाँ के पावर सिस्टम, पावर ग्रिड फेल कर देना, वहाँ के बैंकों से चोरी कर देना लाखों करोड़ों रुपया। तो इस तरह की ये एक और नया तरीके का पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक और नया हथियार मिला देशों को लड़ने का एक दूसरे के खिलाफ। अब एक और नया चाइना ने ईजाद कर दिया है कि वायरस के रूप में हम किसी मुल्क को, किसी देश को, इस पृथ्वी को कैसे बर्बाद कर सकते हैं। ये जीता जागता सबूत चाइना ने दिखाया हमको 2019 के अंत में, 2020 में, अपने इस वायरस के नाम से। और देखिए, किसी की हिम्मत ये नहीं हुई कि कोई खड़ा होकर के मुल्क ये कह दे कि ये चाइना का वायरस है, ये वुहान का वायरस है, और इसको ट्रेंड करे और बाकायदा इसका नाम रखे। ये वो समय था जब पूरी शक्तियों को, संसार की शक्तियों को, सभी देशों को इकट्ठे होकर के चाइना के ऊपर हमला करना था। हमला, मैं तोप गंदू से नहीं बोल रहा हूँ, मैं हमला कूटनीतिक रूप से कह रहा हूँ। उसको घेरना था विश्व पटल पर, लेकिन सिवाय अमेरिका के और एक दो और यूरोपियन कंट्री के, यद्यपि ज़बान में भारत के अलावा किसी और ने आवाज़ नहीं उठाई।
मजलूबन क्या हुआ, पूरी दुनिया के अंदर चाइना जब फंस सकता था, जब उस पर प्रेशर बन सकता था, वो बहुत चालाकी के साथ में बच करके निकल गया। WHO को उसने ख़रीदा, उसके अधिकारियों को उसने ख़रीदा, अपने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी। इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसकी खाना पूर्ति कराई गई और सारे रिकॉर्ड्स गायब कर दिए गए। चाइना के अंदर लाखों करोड़ों लोगों की मौतें हुई हैं कोविड से, लेकिन एक भी मौत नहीं दिखाई गई। लेकिन भारत में इसके विपरीत क्या होता है आप देखेंगे, क्योंकि भारत जब फर्स्ट वेव आई तो बहुत अच्छे तरीके से सरकार ने प्रिकॉशन लेते हुए इससे निपटने की कोशिश शुरू करी। लॉकडाउन लगा, हम सभी ने देखा, जो फर्स्ट लॉकडाउन लगाया भारत सरकार ने, सफल भी रहा काफ़ी हद तक। हमने जो सोचा था कि अपेक्षाकृत फर्स्ट वेव जो आएगी वो बहुत ख़तरनाक होगी, लेकिन हम लोग उसको कंट्रोल करने में कामयाब रहे। नवंबर दिसंबर कोई कोरोना की कोई दूसरी लहर नहीं थी, जनवरी तक कोई कोरोना की दूसरी लहर नहीं। इवन जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, भारत ने वैक्सीन भी ईजाद कर ली थी। भारत कई मुल्कों को वैक्सीन भेज रहा था और भारत विश्व पटल पर उभर के आ रहा था कि देखिए ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत छोटे छोटे मुल्कों को जा करके वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है। अपने लोगों के लिए तो बना ही रहा था, साथ ही साथ दूसरे मुल्कों की जहाँ पर तबाही बहुत ज़्यादा विकराल रूप से फैल रही थी और भारत की एक इमेज निकल के आ रही थी। लेकिन ये कुछ लोगों को कैसे अच्छा लग सकता था? भाई चाइना को अच्छा तो लगेगा नहीं कि वो विश्व पटल पर उभर रहा है, और भी कई यूरोपियन कंट्रीज़ को ऐसा लग सकता है। लेकिन यहाँ के देश के लोगों को, जो यहाँ का नमक खा रहे हैं, जो यहाँ का गुण गाते हैं, जो भारतीय हो करके, और उन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया। तो जनवरी फरवरी जब अनाउंस हो जाते हैं बंगाल के इलेक्शंस, तब तक भी कोई कोविड की सेकंड वेव नहीं थी। अचानक एकदम इधर इलेक्शन शुरू होते हैं, उधर एकदम से कोविड का वेव शुरू हो जाता है। तो ये अचानक कैसे हुआ? मुझे नहीं लगता कि अचानक से इतने केसेस, जितने बम्पर केसेस एकदम से आने शुरू हुए, जहां आपके केस जनवरी फरवरी के अंदर में बिल्कुल ना के बराबर आ रहे थे, वहां एकदम से मार्च के अंदर में, अप्रैल के अंदर में केसों का अंबार लग जाता है। मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं चाइना ने इसके कई सारे वेरिएंट बनाए हैं और जो हमें समय समय पर मिल रहे हैं। क्योंकि आपने जो वैक्सीन बनाई, जो यूरोपियन कंट्रीज ने बनाई, जो हमने बनाई, जो रशिया ने बनाई, अब वो एक वेरिएंट के ऊपर थी। जब चाइना ने देखा कि इन्होंने एक वेरिएंट के ऊपर वैक्सीन बना ली है और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं बड़े लार्ज स्केल पर, तो इसने उसका दूसरा वर्जन थ्रोन कर दिया। ये अटैकिंग है, ये ना देखें, आंखों से ना दिखने वाली अटैकिंग है। और मैं कहता हूँ कि ये आप इसको आज ना खुले बात, शायद भविष्य में कभी खुले, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये ओपन वार थी चाइना की, भारत को ख़त्म कर देने के लिए। क्योंकि एक तो भारत की छवि उभर रही थी, भारत की पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता है किस तरह कुत्ते की तरह आपस में जब इन पर विपत्ति आती है तो कैसे नोचती हैं, तो उसका सहारा इन्होंने लिया। जैसे गलवान घाटी के अंदर जब हमारे सैनिक मारे गए, तो कांग्रेस पार्टी के जो चीफ हैं राहुल गांधी, वो जा कर के चाइना से जा कर के मीटिंग कर रहे थे, उनके एम्बेसी में जा कर के दावतें खा रहे थे। और ये तो पता चल गया, ना पता चलता तो किसको क्या खबर थी? ये तो सबको पता है कि किस तरीके से उन्होंने दावतें खाई हैं एम्बेसी में जा करके। तो एक गद्दार इस देश का बैठ करके चाइना से जाके मीटिंग कर रहा था जब हमारे सैनिक मारे जा रहे थे, और प्रेशर बना रहा था भारत पे, जबकि उसमें चाइना के भी सैनिक मारे गए। चाइना ने कबूल नहीं किया, क्योंकि चाइना कबूल करता तो उसकी धाक कम हो जाती। वो सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि भारत के लोग मरे हैं, भारत के सैनिक मरे हैं। जबकि 8 महीने बाद उसी चाइना ने एक्सेप्ट किया कि मेरे यहाँ 5 लोग हमारे सैनिक मारे गए हैं, जबकि वो भी आंकड़ा गलत था। यूरोपियन कई अखबारों ने छापा, लगभग 40 से 50 उनके सैनिक मारे गए थे उस झड़प के अंदर में, गलवान के अंदर में। तो ये पूरा प्रोपेगेंडा है चाइना का, जिसमें वो अपने आप की जो उसको हार्म होता है उसको वो नहीं दिखाता है। जैसे उसके यहाँ कोविड से मौत उसने नहीं दिखाई, उसने सब चीज़ दबा दी। उसने गन पॉइंट के ऊपर में लोगों की टेस्टिंग की है, और जिसको लगा है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया, उसने गोली तक मारी है। ये चाइना के अंदर से रिपोर्ट है, आप पढ़ लीजिएगा 2019-20 की। ये ओपन पब्लिक के अंदर भी आई हुई चीज़ें हैं कि किस तरह का चाइना ने कंट्रोल करने की कोशिश करी ज़बरदस्ती। यहाँ कर देते तो क्या हाल होता? यहाँ तो इतनी सख्ताई भी नहीं की गई, लॉकडाउन और जैसी छोटी मोटी चीज़ें को करके इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। तो कहने का मतलब है कि जब जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होते हैं, चाइना ने नया वेरिएंट भारत के अंदर में फेंका और ये बूम लेवल पे एकदम से फटा। और ये हुआ नहीं, ये कराया गया। और इसमें यहाँ का विपक्ष, इधर से उसने अटैक किया और यहाँ से विपक्ष को उसने पीछे लगा दिया। राहुल गांधी को भेज दिया, अरविंद केजरीवाल को भेज दिया, ममता बनर्जी को भेज दिया, लेफ्टिस्ट पार्टियों को भेज दिया। इनको तो सिर्फ मौका चाहिए कि हम भारत की सरकार को, मोदी सरकार को अपनी ईगो के कारण, अपने विरोध के कारण हम कब नंगा करें। इनको ये नहीं पता कि तुम मोदी को उस टाइम नंगा नहीं कर रहे हो, ऐसे समय में जब तुम्हें एक होना चाहिए। तुम भारत सरकार को नंगा कर रहे हो। भारत सरकार को नंगा कर रहे हो मतलब तुम भारत को नंगा कर रहे हो। आज की डेट में भारत को विश्व पटल पर बदनाम कर रहे हो।
इसीलिए ट्विटर पर हमेशा ये ट्रेंड करते हैं। ये देश के अंदर आवाज़ ही नहीं उठाते, ये विश्व पटल पर जाके आवाज़ उठाते हैं ताकि भारत की बदनामी हो। इसीलिए इन्होंने उत्तर प्रदेश की वो इमेजेस उठाई जो कि गलत थी, उसमें कुछ सच्ची थी तो कुछ गलत थी। गंगा जी के अंदर तैरती लाशें, जिसमें 1-2 फुटेज कोई ठीक ठाक थी, तो उसमें मैक्सिमम इमेज इन्होंने फर्जी फैलाई उसके अंदर में, जो पुरानी कहीं की उठा करके इन्होंने फैलाई उसमें पर। जो घाटों के ऊपर में जो लाशें दबी हुई थी, उसका इनको इतिहास ही नहीं पता कि हमारे यहाँ के कल्चर में, कहीं बौद्ध समाज के अंदर में, कहीं शैव संप्रदाय ऐसे आते हैं पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश से, जो अपनी बॉडीज़ को, अपने पूर्वजों की बॉडी को आग नहीं लगाते हैं, दाह संस्कार नहीं करते हैं, दफनाते हैं। इनको इतना इतिहास भारत का नहीं पता है, तो आप क्या सोच सकते हैं इनसे। तो इस प्रकार से पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया चाइना के अटैक को लेकर के। मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि चाइना का अटैक था, ये कोई अमूमन कोई एकदम से कोविड की लहर नहीं हो सकती कि मात्र 1-2 महीने के अंदर एकदम से क्या तो केस नहीं है और एकदम से बूम हो जाए। और देखिए वही हुआ, जैसे केस बढ़े तो भारत को अपनी वैक्सीन परियोजना जो दूसरे देशों में रहता है वो बंद करनी पड़ी, अपने यहाँ पर महामारी मच गई, बाहर से हमें ऑक्सीजन तक हमें लानी पड़ी, और अरविंद केजरीवाल जैसे नंगे लोग ऑक्सीजन पर भी ब्लेम गेम करना शुरू कर दिया। इन्होंने एक नई राजनीति अपनानी शुरू करी। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कोई मारामारी नहीं थी, इन्होंने झूठ का प्रोपेगेंडा रचा भारत सरकार को घेरने के लिए, मोदी सरकार को घेरने के लिए, और अपना जो कैमरा जो इनके ऊपर आके थम गया था दिल्ली में, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज़्यादा मौतें हो रही थी, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली सबसे ज़्यादा घिर रही थी, तो इन्होंने उस तरह से डाइवर्ट करने के लिए उस मुद्दे को इन्होंने ऑक्सीजन का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया, जबकि ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं थी, इन्होंने खुद बाकायदा किल्लत पैदा करी। 40 से ज़्यादा सेंटर थे, मात्र 17 सेंटर हो गए। इन्होंने आइनॉक्स जो गाजियाबाद की जो ऑक्सीजन प्रोवाइडर थी उसको इन्होंने लिखा, जबकि 40 से ज़्यादा सेंटर को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती, लेकिन इन्होंने 17 लिस्ट दी और बोला कि हमारे तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है। इनके पास सिलेंडर्स नहीं थे, इनके पास ऑक्सीजन टैंकर्स नहीं थे स्टोर करने के। भारत सरकार के इन्होंने पीछे पड़े रहे, डंडा दे करके रखा कि भाई आप हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहे हो। भारत सरकार ने जैसे अरेंजमेंट करके इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई, तो इनके पास स्टोर करने का नहीं था, इनके पास टैंकर्स नहीं थे। फिर इन्होंने आनन फानन में बोला कि हम फ्रांस से भी इंपोर्ट करेंगे, हम यहाँ से ये इंपोर्ट कर रहे हैं, इतने हम प्लांट्स लगाने वाले हैं। लेकिन आज देखिए, आज कि 1.5 महीना हो गया उस बात को बोले हुए। आप पूछिए कि 40 लग गए हैं क्या ऑक्सीजन सेंटर्स आपके दिल्ली के अंदर में, अरविंद केजरीवाल के। वो फ्रांस से आने वाले थे, वो पता नहीं कहाँ से, किन किन कंट्रीज से वो क्या क्या मंगा रहे थे, क्रायोजेनिक टैंकर्स आ रहे थे। कहाँ है वो टैंकर्स भैया? वो तो अगले दिन ही आप मंगा रहे थे भैया, कोई पूछेगा इनसे? तो ये सारा प्रोपेगेंडा सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार को घेरने के लिए रचा गया। और चाइना, जहाँ पर आज हमारे पूरे मुल्क को, जिस चाइना ने मतलब पूरी दुनिया तबाह कर दी, अमेरिका के अंदर लाखों लोग मार दिए, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर लाखों लोग मार दिए, इटली के अंदर लाशें बिछ गई। आप देखिए इटली के अंदर भी कितनी लाशें बिछी, आदमी सड़कों पर पड़े हुए थे इटली के अंदर में, पहली लहर के अंदर ही। लेकिन वहाँ की सरकार ने, वहाँ की मीडिया ने इस तरह बदनाम नहीं किया अपने देश को कि विश्व पटल पर इमेजें भेजी हो और उसको बदनाम करा हो। वहाँ के विपक्ष ने इस तरह का काम नहीं किया, क्योंकि सबको पता था महामारी जब आती है, इतनी बड़े विकराल रूप में आती है, तो उसमें अच्छे सिस्टम फेल हो जाते हैं। आप कितने भी प्रयास कर लें, अच्छे सिस्टम फेल हो जाते हैं। वही हिंदुस्तान के अंदर हुआ, वही राज्यों के अंदर हुआ, कई सरकारें फेल हुई, लगभग सभी सरकारें फेल हुई मैं कहता हूँ। लेकिन भारत के अंदर चलन दूसरा है। भारत के अंदर भारत माता का सीना चीर करके, उसको पेड़ पर टांग करके उसकी प्रदर्शनी लगाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता लालच के लिए। मतलब मोदी विरोध में इतना पागल हो गए हो तुम लोग यार। हाँ, चाहे सपा उठा लीजिए, चाहे आप आम आदमी पार्टी उठा लीजिए, चाहे आप आम आदमी पार्टी ने खैर नीच तक हदें पार कर दी थी। इतना तो कांग्रेसियों ने नहीं किया जितना आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने, जो जिस तरह की घटनाएं हिंदुस्तान के अंदर घटी गई हैं। इनके नेता संजय सिंह ने जो नीचता दिखाई है, कौन सा मीडिया आज तक, बताइए 70 साल में जिन्होंने चिताएं जलती दिखाई हों आज तक? चिताएं तो बहुत बार जली हैं, महामारियाँ कई बार आई हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चिताएं जलती दिखाई गई हों। क्या सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग मर रहे थे हिंदुस्तान में पिछले 3 महीने के अंदर में? क्या कब्रिस्तानों में आतंक नहीं मच गया था? क्या वहाँ पर ज़मीनें पैक नहीं हो गई थी? क्या वहाँ पर बैनर नहीं लगा दिए गए थे कि यहाँ पे फुल हो गया है हमारा पूरा कब्रिस्तान? वेटिंग चल रही थी, लेकिन कहीं नहीं दिखाया गया। विश्व में कई कंट्री ऐसी हैं जहाँ उन्होंने सामूहिक रूप से बुलडोजर से, आपकी जेसीबी से ज़मीन खोदी है, लाशें दबाई हैं एक साथ सामूहिक रूप से, नहीं दिखाई गई कहीं। सिर्फ एक हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको पूरे विश्व में बदनाम करने की कोशिश की गई, और ये केवल चाइना, पाकिस्तान, तुर्की जैसे देशों से नहीं, जो इनसे हमारे से नफरत करते हैं, ये यहाँ के जो भी गद्दार बैठे हैं, उनकी भी उनको पूरा सहयोग मिला। और आने वाली पीढ़ियाँ तो पीढ़ियाँ
इस बात को याद रखेंगे कि भारत में कुछ गद्दार बैठे थे, जब महामारी आई थी तो इस साथ देने के बजाय अपने ही देश को नीचा दिखाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा रच रहे थे, ड्रोनों से फुटेज ले रहे थे, लेकिन एक भी अंतिम संस्कार कराने में मदद नहीं कर रहे थे। ये नहीं बता रहे थे कि शैव संप्रदाय की है और यहाँ घटना इस तरीके से घटित होती है, यहाँ होता है इस तरह का संस्कार। ये भारत की पुरानी सभ्यता है। 2011 में भी हुआ, 2018 में भी हुआ, लेकिन नहीं दिखाया गया, नहीं बताया गया। और इसमें मैं तो थैंक यू कहना चाहूँगा राज्य सरकार का, योगी जी का और मोदी जी का, जिन्होंने मतलब ये डाइवर्ट करना चाह रहे थे कि भारत सरकार जो पॉजिटिव फोकस कर रही है ऑक्सीजन सप्लाई में और चीज़ों को लेकर के, क्योंकि इस समय महामारी का, इन गीदड़ों को क्यों देखें। पहले तो हमें अपने लोगों को बचाना था ना, और इन्होंने फोकस नहीं हटाया। इन्होंने उनकी राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ी, हमेशा फोकस इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा कि हमारी दिशा ये है, हमें इनकी राजनीति का जवाब अभी नहीं देना है, देंगे कभी बाद में देंगे। हालांकि इसका इनको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हुआ। मैं कहता हूँ 130-40 करोड़ की आबादी का मुल्क है ये। कोविड कहाँ से कहाँ फैल सकता था, जबकि आपके सिस्टम आपके तैयार ना हो, आपके पास राज्यों में आपकी यूनिटी ना हो, आपके यहाँ गलती पॉलिटिक्स खेली जाती हो, ये संख्या बहुत बड़ी जा सकती थी। मैं कहता हूँ जिस तरह लोग कोविड के नियमों को आज भी ताक पे रख रहे हैं, मार्केट खुल गई है, मार्केट में देखिए कितनी भीड़ अब आज पहुँच रही है, लेकिन कोविड कंट्रोल में हुआ। जितनी लाशें गिरी हैं वो अगर आप आकलन करें और मुल्कों के मुकाबले, उसकी जनसंख्या, उसके रेशियो के मुकाबले, तो कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। तो बहुत अच्छे से मैनेज हो गया, बहुत अच्छे से कंट्रोल हो गया। वैक्सीनेशन आज की डेट में चल रहा है, उस पर ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। पहले उन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया कि हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे। अखिलेश यादव जैसे निकम्मे नाकारा लोग, कांग्रेसियों ने खूब इस पर राजनीति करी। ये नहीं चाहते थे कि वैक्सीन बने हिंदुस्तान के अंदर में, पहले ही उस पर प्रोपेगेंडा करा इन्होंने कि वैक्सीन तो बन ही नहीं सकती। आप तो साहब इसके ट्रायल भी पूरे नहीं कर रहे हैं, आप तो साहब 1 ट्रायल हुआ है, 2 ट्रायल हुआ है, 3 ट्रायल हुए हैं साहब, इतने जल्दबाजी कर दी। फिर जब आ गई वो लगने लगी तो भैया हम नहीं लगवाएंगे। फिर जब वो भी चीज़ निमट गई तो इन्होंने फिर तीसरा हथियार अपना गोला फेंका कि भैया ये तो वैक्सीन मिल ही नहीं रही है, भैया यहाँ तो अकाल पड़ गया है वैक्सीन का। तो इतने नीच लोग हैं, इनको सिर्फ एक मुद्दा चाहिए, एक क्लू चाहिए। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ सबसे ज़्यादा, आज उन्होंने जाकर के सबसे पहले वैक्सीन से लगवाई है और प्रोपेगेंडा इन्होंने सबसे ज़्यादा फैलाया। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। अगर हम इसको विश्व पटल पे, आज हमें चाइना को, आज हर हिंदुस्तानी को आज खुल के ट्विटर फेसबुक पे लिखने की ज़रूरत थी कि ये चाइना का वायरस है, वुहान का वायरस है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे निकम्मे लोग, आम आदमी पार्टी जैसे निकम्मे लोग, ये लोग उल्टा भारत को बदनाम कर रहे थे, कह रहे थे भारत का वेरिएंट है। मतलब बाहर की विदेशी मुल्क जो हैं, जो पड़ोसी, जो भारत से नफरत करते हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क और चाइना जैसे मुल्क, तुर्की जैसे मुल्क, हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग ये भारत को बदनाम, इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये चाइना का वायरस बोल सकें, उसको वुहान का वायरस बोल सकें। लेकिन इनकी औकात देखिए, ये भारत का वायरस बता रहे थे ताकि भारत फिर से बदनाम हो पूरे मुल्क में कि भारत का वायरस कहलाया जाए, भारत का वायरस। जैसे भारत ने बना दिया वो वायरस, भारत ने बनाया उस वायरस को, जिसने वायरस बनाया उसकी इनकी हिम्मत नहीं, इनकी औकात नहीं हुई कि वो उसको बोल सके। ये लोग लाशों को नोचने का काम कर सकते हैं, गिद्ध हैं, गिद्ध। ये कभी अपनी ईगो के कारण, अपने अहम के कारण, सत्ता लालच के कारण, अरे इनसे मतलब मैं कहता हूँ कि 70 साल कांग्रेस ने राज करा, लेकिन 70 साल में कभी भाजपा या कोई और विपक्षी पार्टी तो नहीं बौखलाई। महज 7 साल के अंदर इनकी पुंगी बच गई है, इनकी ऐसी तैसी हो रखी है। मैं कहता हूँ 7 साल नहीं चले जा रहे इन पे, अब इनको सत्ता का इतना लालच हो चुका है आज की डेट में। ये किसी भी लेवल पे जा करके हिंदुस्तान को तोड़ना पड़े, बर्बाद करना पड़े, पाकिस्तान से संधि करनी पड़े, चाइना के साथ जाकर मीटिंग करनी पड़े राहुल गांधी को, ये करेंगे। और ये इकट्ठे होकर के झुंड में आकर के लड़ेंगे, चाहे वो बंगाल में आप देख लीजिए, चाहे बिहार में देख लीजिए, चाहे दिल्ली के अंदर देख लीजिएगा, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिएगा, महागठबंधन के नाम पर क्या होगा। ये लोग झुंड में आकर के सिर्फ एक व्यक्ति से लड़ेंगे, एक पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। कभी ये NRC का मुखौटा आकर के लड़ेंगे, कभी ये किसान आंदोलन के पीछे खालिस्तानी को खड़े होकर के लड़वाएंगे, इस मुल्क के टुकड़े कराने की कोशिश करेंगे। कभी ये कोई वैक्सीन के पीछे लड़ेंगे, कभी ये कोविड के ऊपर में लाशों के ऊपर जाकर के राजनीति करेंगे। कोई ना कोई मुद्दा, अभी मुद्दे खत्म होंगे तो कोई एक और 15 दिन बाद एक और नया मुद्दा खड़ा हो जाएगा इनका। ये इनका पहले से सेट है। लेकिन देखना हिंदुस्तानियों को है, देखना अपने मुल्क के लोगों को है। आप सभी विभिन्न पार्टियों में बैठे होंगे, मैं सबका आदर करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। रहिए, आप अपनी पार्टियों में रहिए, अपनी पार्टी के साथ आप अपनी जो स्वामी भक्ति रखिए,
लेकिन कम से कम जब मुल्क के ऊपर आपत्ति आए, जब मुल्क आपसे आपका साथ चाहे, कम से कम उस समय तो खड़े हो जाइए। गलवान में जब हमारे सैनिक मारे गए, उन्होंने मारा उनको बाकायदा वहाँ पे जा कर के। और चाइना के प्रोपेगेंडा में हम लोग कहते हैं कि हमने चाइना के लोग नहीं मारे। सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो हम कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, आप हमें उसके सबूत दिखाइए। तो इनको सबूत मतलब दूसरे मुल्कों का जो प्रोपेगेंडा होता है उसके ऊपर ये बिलीव करते हैं, लेकिन भारत सरकार जो कहती है उसके ऊपर इनको बिलीव नहीं होता। तो ये कितना नीचे गिरोगे पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर के। कम से कम भारत जैसे देश के ऊपर में भारत की जो उसका स्वाभिमान है उसको तो मत तोड़ो, उसकी एकता को तो मत तोड़ो। और क्या बिगाड़ा है मोदी सरकार ने? मैं अगर पूछना चाहूँ कि पिछले 7 सालों के अंदर क्या बिगाड़ा है? ये दिखाया गया था कि मोदी आएगा तो मुसलमानों के कत्ल कर देगा। कहाँ कत्ल हो गए भैया? कितने राज्यों में कितने दंगे हो गए भैया? कहाँ पुलिस और मिलिट्री लगा करके हत्याएं करवा दी भैया? सारा का सारा कांग्रेस का झूठ जो उसने 70 सालों में रचा था वो आज बेकार हो गया है, वो ज़ीरो कर दिया है, ज़ीरो। उल्टा डेवलपमेंट पर मोदी सरकार का ध्यान रहा। ऐसी परियोजनाएं, ये हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए कहाँ से आ रहा है? ये इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। आज राफेल आ रहे हैं इतने, जो डील रुकी हुई थी। आपके इतने बड़े बड़े दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना, आपका दिल्ली बॉम्बे इतना बड़ा कॉरिडोर बन रहा है, बुलेट ट्रेन पर काम चल रहा है जिसको महाराष्ट्र सरकार ने अभी रोक दिया है। इतनी बड़ी बड़ी परियोजना, इतने बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं? ये सारी डेवलपमेंट नहीं तो और क्या है? किसानों के लिए इतने सारे स्टेप्स लिए गए हैं, इतना बड़ा बिल लाया गया जिस पर इनका रोना आज तक चल रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसानों को बेनिफिट मिले डायरेक्टली। एनआरसी सीए को लेकर के इन्होंने प्रोपेगेंडा रचा, जबकि सीएए भारत के बाहर पाकिस्तान जैसे मुल्क में, बांग्लादेश जैसे मुल्क में जहां हमारे हिंदू भाई हमारे वहाँ पर आतंकी के द्वारा मारे जा रहे हैं, वहाँ की पॉपुलेशन जो मेजॉरिटी है वहाँ की, उनके द्वारा मारे जा रहे हैं, उनको अपने यहाँ पर मुल्क में लाके शरण दी जा रही है। क्योंकि पूरे विश्व में कोई मुल्क नहीं है जो उनको शरण दे सके। सिखों को वहाँ से शरण दी गई, भारत के दलितों को वहाँ से शरण दी गई, हिंदुओं को वहाँ से शरण दी गई, लेकिन उस पर इन्होंने प्रोपेगेंडा रच दिया कि ये यहाँ के मुस्लिमों की ये आपकी नागरिकता छीनने का, जबकि ये नागरिकता देने का था। ये नागरिकता छीनने का ही सवाल कहीं नहीं आता इसमें, लेकिन झूठ का प्रोपेगेंडा रच दिया गया। बहुत सारे मुस्लिम लोग इसको समझ भी रहे हैं और कई पटल से वो आकर के बोलते भी हैं, लेकिन जो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में लोग बैठे हैं तो फिर भी भ्रमित कर रहे हैं ना, और अच्छे खासे लोग भ्रमित भी हो रहे हैं इनके माध्यम से। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस देश की आवाम से, इस देश के युवाओं से, माताओं से, बहनों से, कि इनके प्रोपेगेंडा से बाहर निकलिए और देखिए कि आज कितनी बड़ी ताकतें इस देश के ऊपर हावी हैं। पाकिस्तान, चाइना, तुर्की जैसे लोग किस तरीके से लगातार अटैक करते आ रहे हैं। आज बात कश्मीर की नहीं हो रही, कश्मीर तो हमारा है, हमने वापस ले लिया, जो कांग्रेस नेहरू की नीति ने हमसे खो दिया था। आज बात हो रही है तो पाकिस्तान के उसी के एजेंडे पर हमने उसको ला करके खड़ा कर दिया है कि भैया पीओके बताओ, पीओके पे बात करो। आज वो पीओके बचाने के लिए फिर रहा है, आज वो चाइना को ला करके खड़ा कर देता है। पीओके अब तक आ गया होता, अगर उस दिन चाइना ने उसमें लद्दाख के अंदर अपनी सेना न ला के खड़ी होती, क्योंकि उसको पता था रातों रात अटैक होना है, पीओके आना है रातों रात। रात की सेना घुसनी थी, पूरी तैयारी कर ली गई थी। ये सबको पता है कि किस तरीके से धारा 378 के बाद भी वहाँ से आर्मी नहीं हटी और आर्मी का फोर्स बढ़ा वहाँ पे बाकायदा 1 साल बाद, 1.5 साल बाद भी। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर में आकर के आपको जो राजनीति करनी है करिए, आपको मुद्दे समय समय पर मिलेंगे भारत सरकार को घेरने के, लेकिन कम से कम जब महामारी जैसी इतनी बड़ी विकराल रूप में आपके सामने बीमारी हो, लोग मर रहे हों, और या जब कोई मुल्क आपके देश के ऊपर अटैक कर रहा हो, प्रोपेगेंडा रच रहा हो, टूल किट निकल करके दूसरे देश की, मतलब कि किसी को भी अपना बाप बना लेते हैं लोग, विरोधी जो हैं, हाँ, मियाँ खलीफा को अपनी माँ बना के बैठ गए, उसको ग्रेटा थनबर्ग को अपनी माँ बना करके बैठ गए भैया। हाँ, ऐसे लोग, इनको इस तरह की जरूरत पड़ रही है। भारत के बाहर की विदेशी ताकतों की भी जरूरत पड़ रही है आज की डेट में भारत के प्रोपेगेंडा करने के लिए। कनाडा की धरती से आज मतलब किस तरीके से खालिस्तान की मुहिम चल रही है और देश के अंदर दिख रहा है, और कई सिखों ने इसकी पोल खोली है। कनाडा में बैठे हुए कई सिखों ने बाकायदा लाइव वीडियोस में अपने ये स्टेटमेंट दी है कि यहाँ से प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, और ये देखा हम सब लोगों ने। कई बार प्रमाण मिल चुके हैं इस किसान आंदोलन की आड़ में किस प्रकार से खालिस्तान की ताकतें वहाँ पर एक्टिव हैं।
परसों ही गुरुद्वारे के अंदर किस तरह से नारेबाजी खालिस्तान भारत के खिलाफ हुई है, ये सब लोगों ने देखा है। लाल किले से तिरंगा किस तरह से उतारा गया, ये हम सब लोगों ने देखा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप सब लोग इस समय पर कम से कम भारत का साथ दीजिए। और एक अच्छी गवर्नमेंट एक अच्छा काम कर रही है, अच्छा इनिशिएटिव ले रही है हर चीज़ पे ऊपर में। विपत्तियाँ बहुत लार्ज स्केल पर आई हैं हाल फिलहाल के अंदर में, और कोई भी मुल्क कोई भी सरकार होती कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें हिलडुल थी, जिस तरीके से भारत सरकार भी हिली है। हाथ पैर फूले हैं भारत सरकार के भी, लेकिन बहुत अच्छे से मैनेज किया उन चीज़ों को लेकर के। उस तरह राजनीति नहीं होनी चाहिए, गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो गंदी राजनीति संजय सिंह, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के नेताओं ने, वामपंथियों ने, गद्दार मीडिया ने जो की है, सच नहीं दिखाया है। ड्रोन से फुटेज ले करके उन पर धोती बिलखती लाशों, उनकी माँ बाप को, बच्चों को अर्थी जो कंधा दे रहे हैं, उनको इस तरह टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर छापा है भारत को बदनाम करने के लिए। ये नहीं बताया कि शैव संप्रदाय में इस तरह की घटनाएं होती हैं, उस तरह के वो दफन करते हैं वो गंगा किनारे ला कर गई। तो सच को छुपाया गया, क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आगामी चुनाव है। इस पर हम फिर किसी और एडिशन में मैं इस पर चर्चा करूँगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के, योगी जी को लेकर के। फ़िलहाल ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ लार्ज स्केल पर इस यहाँ से सोचने का समय है दोस्तों, कि किस तरीके से चाइना, तुर्की, पाकिस्तान जैसे मुल्क भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और हमें इस वक्त भारत की सरकार के साथ खड़ा होने की जिम्मेदारी थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो गंदी राजनीति भारत के अंदर हुई, इन गिद्धों ने की लाशों को नोचने का जो काम किया, वह आपने सबने देखा है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश को टारगेट किया गया, क्योंकि वहाँ इनका बाप बैठ गया आज की डेट में आकर के योगी। आज मोदी से ज़्यादा फैन फॉलोइंग योगी की है, क्योंकि उन्होंने स्टेप्स लिए हैं बहुत सारे ऐसे। कोविड होने के बावजूद उन्होंने बहुत सारे एक्शंस प्लान अपने लॉन्च किए हैं। कोविड होने के बावजूद घर में बैठे बैठे उन्होंने लाइव अपनी कॉन्फ्रेंसेस करी हैं और आदेश दिए हैं अधिकारियों को, और कोविड ठीक होती है अगले दिन ही फिर ये ज़मीन पर मिले हैं। तो सैल्यूट है ऐसे आदमी को। मिलते हैं फिर किसी और दिन दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।